नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ताकतवर राजवंश की कहानी में उतरेंगे जिसका जिक्र अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में खो जाता है। ये हैं कलचुरी राजवंश, जिन्होंने सदियों तक मध्य भारत के दिल पर राज किया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस नक्शे को देखिए। उस दौर में जब उत्तर में सल्तनतें और दक्षिण में चोल जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे, ठीक उनके बीचों बीच कलचुरियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी ये लोकेशन ही उन्हें उस जमाने का एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती थी। आज हम उनके पूरे सफर को देखेंगे। कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कैसे रतनपुर एक शक्ति का केंद्र बना, फिर राज्य का बंटवारा कैसे हुआ, उनके सुनहरे दौर की कहानियां और आखिर में वो मराठा आक्रमण जिसने उनके शासन का अंत कर दिया। तो कहानी शुरू होती है त्रिपुरी से और पहुंचती है छत्तीसगढ़ तक। ये समझना जरूरी है कि कलचुरियों ने इस इलाके में अपनी जड़ें कैसे जमाईं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि इसमें कई पीढ़ियां लगी। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, राजवंश की नींव तो 5वीं सदी में ही पड़ गई थी, लेकिन असल में वो ताकतवर बने 9वीं सदी में कोक्कल देव प्रथम के समय, जब त्रिपुरी उनकी राजधानी बनी, और फिर 900 ईस्वी के आसपास उन्होंने छत्तीसगढ़ में कदम रखा और आखिरकार 1000 ईस्वी में कलिंगराज ने यहाँ एक स्थायी शाखा की नींव डाल दी। तो ये नाम याद रखना जरूरी है, कलिंगराज। इन्हें ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन का संस्थापक माना जाता है। लगभग 1000 ईस्वी में उन्होंने तुमान को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से इस क्षेत्र में कलचुर युग की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन राजधानी हमेशा के लिए तुमान में नहीं रही। कहानी आगे बढ़ती है और एक नया शहर उभरता है, रतनपुर, जो आने वाले सैकड़ों सालों तक उनकी शक्ति का केंद्र बना रहा। ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला था। साल 1050 में कलिंगराज के बाद आए रत्नदेव प्रथम, जिन्होंने राजधानी को एक नई जगह शिफ्ट किया और उस जगह को उन्होंने अपना ही नाम दिया, रतनपुर। और उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बसाया, बल्कि एक ऐसा किला बनवाया जो उनकी ताकत का प्रतीक बन गया। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाने लगा। उन्होंने इतने तालाब बनवाए कि ये शहर की पहचान ही बन गई। अब जैसे जैसे राजवंश आगे बढ़ा, कहानी में एक बहुत ही अनोखा मोड़ आया। मुख्य राजवंश के साथ साथ एक और समानांतर शाखा खड़ी हो गई। ये कलचुरी इतिहास का एक बहुत ही खास हिस्सा है। यहाँ पर दोनों शाखाओं को एक साथ देखा जा सकता है। एक तरफ रतनपुर शाखा, जो 1000 ईस्वी में कलिंगराज से शुरू हुई, और दूसरी तरफ लगभग 300 साल बाद लक्ष्मीदेव ने रायपुर में एक अलग शाखा शुरू की। और कमाल की बात यह है कि दोनों सदियों तक एक साथ शासन करते रहे। चलिए अब बात करते हैं कलचुरी राजवंश के उस सुनहरे दौर की, जब वो अपनी ताकत और समृद्धि के शिखर पर थे। ये वो समय था जब कुछ बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए, और इस स्वर्ण युग के सबसे बड़े नायक थे जाजल्यदेव प्रथम। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कई चीज़ों की शुरुआत की और राजवंश को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी उपलब्धियां देखिए। एक तरफ उन्होंने अपने दुश्मनों को जंग में हराया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने नाम के सोने चांदी के सिक्के जारी किए, जो उनकी आज़ाद हैसियत का सबूत था। और साथ ही उन्होंने पाली के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया। और ये सिलसिला रुका नहीं। उनके बाद आए रत्नदेव द्वितीय, भी एक जबरदस्त योद्धा थे। सोचिए, उन्होंने न सिर्फ पूर्व से आए एक ताकतवर हमलावर को खदेड़ा, बल्कि अपनी ही मूल शाखा यानी त्रिपुरी के कलचुरियों को भी हराया। ये इस बात का ऐलान था कि अब छत्तीसगढ़ के कलचुरी पूरी तरह से आज़ाद और शक्तिशाली हैं। 8 साल, ये नंबर अचानक कहानी में कहां से आया? इसका ताल्लुक है मुगलों से, और ये कलचुरी इतिहास का एक और दिलचस्प मोड़ है। हुआ ये कि राजा कल्याण साय ने पूरे 8 साल दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में गुजारे। इसका जिक्र आइन-ए-अकबरी में भी मिलता है। और जब वो वापस लौटे तो अपने साथ मुगल प्रशासन का ज्ञान लेकर आए और छत्तीसगढ़ में पहली बार एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली यानी रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत की। सदियों के शासन के बाद अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बाहरी ताकतें अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं और यहीं से कलचुरियों के पतन की शुरुआत हुई। लेकिन इतने बड़े राजवंश का अंत बहुत ही अजीब और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 1741 में जब मराठा सेनापति भास्कर पंत रतनपुर पहुंचे, तो उस समय के बुजुर्ग राजा रघुनाथ सिंह ने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ साल मराठों ने उन्हीं के नाम पर राज किया, लेकिन 1758 तक बिंबाजी भोंसले ने पूरी तरह से सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
और बस इसी के साथ 700 साल से भी ज्यादा लंबा एक युग समाप्त हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई? ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक इतना ताकतवर राजवंश जिसका अंत किसी बड़ी लड़ाई से नहीं बल्कि एक खामोश आत्मसमर्पण से हुआ, शायद ये उस दौर की बदलती हुई राजनीति का सबसे बड़ा सबूत था। इस चार्ट पर एक नजर डालिए, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। रतनपुर की मुख्य शाखा ने लगभग 750 साल तक शासन किया। जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। ये उनके स्थायित्व और ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। भले ही उनका राजनीतिक शासन खत्म हो गया, लेकिन उनके बनाए हुए मंदिर, किले और शहर आज भी छत्तीसगढ़ की जमीन पर मौजूद हैं। तो क्या कोई राजवंश सच में तब तक खत्म होता है जब तक उसकी विरासत जिंदा है?